साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन आवर, प्रश्न का, और बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस में भौतिकी के अंतर्गत जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। और ये ध्यान रखना, जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि बहुत सारे सवाल आपको सीधा एकदम एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा नहीं जाएगा तो पूछेगा आगे। दूसरा कि इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो पढ़े हैं वो पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन को हमने यहां पर अरेंज कर दिया। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और एक एक का ऑप्शन बोलूंगा, आप लोग बनाएंगे और अपना अपना बना करके आंसर करेंगे। फिर मेरे आंसर करने के बाद आप स्कोर को चेक करेंगे और लास्ट में बताएंगे, जिसके आधार पर मैं सब पर नजर रख रहा हूं कि किनकी तैयारी कैसी है और कैसा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और लॉकडाउन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो एक पूरे समय को सदुपयोग करें और पूरा टाइम पढ़ाई पर लगाएं। जो अपनी कमजोरियां हैं, जो आपका वीक पॉइंट है, उसको मजबूत करें, और जब लॉकडाउन खुले और परीक्षा हो तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद से हम ये एक एक करके वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये 15 क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर दिया है। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टॉर्क और गुरुत्व केंद्र, बलाघूर्ण और गुरुत्व केंद्र से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और यही 15 को आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखेंगे तो इस टॉपिक का सभी सवाल आप बना पाएंगे। तो पहला सवाल जो है बहुत आसान, कह रहा है कि बलाघूर्ण एक राशि है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भौतिकी में हमने बहुत तरह का पढ़ा है, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया कि टॉर्क या बलाघूर्ण जो होता है, या इसी का अंग्रेजी में मोमेंट ऑफ फोर्स नाम। तो ये एक राशि है, कैसी? तो बलाघूर्ण एक राशि है। पहला ऑप्शन है सदिश है, दूसरा अदिश है, तीसरा व्युत्पन्न राशि है। आंसर एक से अधिक सही है, मतलब एक भी सही है या एक से अधिक सही है। और ये बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पर सदिश अदिश तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा है कि जिसमें डायरेक्शन होता है, जो दिशा से चलता है वो सदिश होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो अदिश होता है। और टॉर्क ध्यान रखना है कि टॉर्क जो है एक दिशा वाला राशि। टॉर्क से हम स्टीयरिंग घुमाते हैं गाड़ी का, तो घुमाते हैं तो जैसे ही आप टॉर्क लगाते हैं तो स्टीयरिंग घूमने लगता है खास डायरेक्शन में। टॉर्क को उल्टा करते हैं तो उल्टा घूमने लगता है। तो जैसे ही टॉर्क लगेगा तो एक खास डायरेक्शन में उसका प्रभाव दिखेगा, और डायरेक्शन होता है, इसलिए यहां पर ये सदिश राशि है, अदिश तो है नहीं। अब यहां जो है व्युत्पन्न राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया था मौलिक राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मौलिक राशि हमने कहा था कि वैसी राशियां जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती है वो मौलिक होती है, और जो दूसरे पर निर्भर करती है वो व्युत्पन्न होती है। और हमने पढ़ा था कि टॉर्क जो होता है टाउ बराबर एफ और इंटू डी होता है, यही हमने बताया था कि एफ इंटू डी टॉर्क होता है। तो टॉर्क बल पर भी डिपेंड कर रहा है और डी पर भी डिपेंड कर रहा है, और बल पर और डी पर डिपेंड करने के कारण ध्यान रखना है कि ये एक व्युत्पन्न राशि है। अगर ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता, तो मान लेते कि ये एक मौलिक राशि है। तो यहाँ आंसर कौन कौन है? ए भी सही है डायरेक्शन के कारण, और इसको निकालने के लिए दो क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, एफ और डी की, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि भी। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। किनका किनका सही है? जिनका जिनका सही है वो मेंशन करते रहें। आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्कोर को और बढ़ाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि इनमें से किस राशि का बीमा ML2T-2 है? ये राशि का बीमा दिया हुआ है, और कह रहा है कि जो राशि दिया गया है उसमें किसका बीमा ML2T-2 है। और राशि जो दिया गया आपको, पहला राशि ऊर्जा, दूसरा कार्य, तीसरा बलाघूर्ण, और चौथा जो है सभी। तो डायमेंशन हम बताए हैं, जो नहीं देखे हैं पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, डायमेंशन का पूरा हमने बता दिया है। तो उसी से सवाल जोड़कर है, हमने कहा था कि बहुत सारे चैप्टर को जोड़ करके सवाल पूछेगा आपसे। तो यहां पर 3 राशि दिया गया ऑप्शन में, ऊर्जा, कार्य, बलाघूर्ण। किसका ML2T-2 होगा? किसका होगा? रिप्लाई कीजिए जल्दी। तो आंसर जो होगा वो सभी होगा, और सभी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहां ध्यान दें कि ऊर्जा जो है ये एक राशि है, और ऊर्जा का बीमा
Ml2T-2 होता है। जैसे अगर ऊर्जा लें और ऊर्जा में हम पोटेंशियल एनर्जी ले लें तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और mgh का अगर आप निकालें तो यहां पर mg जो है L-T-2 और h जो है L है। अब इस सबको ले लेंगे तो Ml2T-2 हो जाए। तो ऊर्जा का विमा हो गया Ml2T-2। मास के लिए m आया, गुरुत्वीय त्वरण g के लिए L2-2 आया, और h लेंथ है इसलिए L आया। तो टोटल हो गया Ml2T-2 ऊर्जा का हो गया। अब कार्य का देखें तो कार्य जो होता है बल, वो W बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन को कार्य कहते हैं। तो इसका डायमेंशन निकालें तो Ml-T-2 बल का F का और लंबाई का L, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो Ml2T-2, तो कार्य का भी यही है Ml2T-2। अब यहां देखें तीसरा है बलागुण। बलागुण हमने लिखा था कि टाउ बराबर F इंटू डी, तो F इंटू एस या F इंटू डी बात तो बराबर है, ये भी वही है। Ml-T-2 और इंटू L कर देंगे तो क्या हो जाएगा Ml2T-2, तो ये भी Ml2T-2, ये भी Ml2T-2 और ये भी Ml2T-2, मतलब सब का बीमा यही है Ml2T-2। तो आंसर क्या हो जाएगा सभी। तो ध्यान रखना है कि यहां पर एक से अधिक आंसर सही था और यहां पर सभी आंसर सही। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि बल आघूर्ण निर्भर करता है, बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आगे बढ़े तो पूछ रहा है कि बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता, कौन ऐसी क्वांटिटी है जिस पर बल आघूर्ण निर्भर कर रहा। तो बल आघूर्ण बराबर हम पढ़े हैं कि टाउ बराबर F इंटू डी होता। ये हमने बताया था कि अगर एक पिंड हो ऐसे और इस पिंड को किसी कील के सहारे ऐसे फिक्स कर दिया जाए और इधर से बल लगाएं तो ये F और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको जो मान दे देगा वो टॉर्क देगा। तो F का और D का गुणनफल है टॉर्क, मतलब टॉर्क डिपेंड कर रहा है किस पर, तो एक बल पर और दूसरा बल बाहु पर। तो ये बल बाहु हम सब बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में। जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर प्लेलिस्ट में जा करके पहले का वीडियो देखें, तभी कुछ चीजें स्पष्ट होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, बल और गुना बल बाहु F इंटू डी। तो बल गुना बल बाहु है, तो बल भी डिपेंड कर रहा है, अगर बल बढ़ेगा घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगा घटेगा, डी बढ़ेगा घटेगा तो भी टॉर्क बढ़ेगा घटेगा। मतलब यहाँ निर्भर किस पर कर रहा है, बल पर, बल बाहु पर, दोनों पर या कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो दिया गया बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा बल बाहु, तीसरा दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ बल पर भी डिपेंड कर रहा है और बल बाहु पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही, अर्थात आंसर क्या होगा, सी होगा। तो तीसरा का आंसर सी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दरवाजे में हैंडल मुक्त किनारे की तरफ लगाया जाता है, इससे दरवाजे में हैंडल मुक्त किनारे की तरफ लगाया जाता है, इससे पहला ऑप्शन है बल बढ़ता है, दूसरा बल घटता है, तीसरा बल बाहु घटता है और चौथा बल बाहु बढ़ता है। तो ये हम बताए थे कॉन्सेप्ट में कि हमने कहा था कि यदि एक दरवाजा लें, ये चौखट है और ऐसे दरवाजा होता है, ये ऐसे दरवाजा को फिक्स करते हैं कब्जा के द्वारा, ये कब्जा लगा हुआ है और हैंडल जो कारपेंटर है वो यहां लगा देता है। तो एक किनारा बंधा हुआ और एक किनारा मुक्त है, फ्री है। तो जब भी हैंडल लगाता है तो यहीं लगाता है, इधर नहीं लगाता। इधर लगा देगा तो आप मिस्त्री का सर फोड़ दीजिएगा, लेकिन पूछ दिया जाए कि क्यों फोड़ा आपने, तो आप बता नहीं पाइएगा क्यों फोड़ दिया आपको। खाली ये लगा कि ये गलत लगा दिया, इधर क्यों लगाया, इधर लगाना चाहिए था। तो इधर लगाने से इधर लगाने से क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क जो पड़ता है वो ध्यान रखना है कि ये एक्सिस है। अगर ये पोल हो तो ऐसे ये घूम सकता है, ऐसे चारों तरफ। पोल डांस करते हैं बहुत सारे फिल्मों में, पोल होता है और हीरो हीरोइन ऐसे लटक करके नाचते हैं। एक्सिस है तो एक्सिस को पकड़ करके ऐसे नाच सकते हैं, कोई चीज बंधा हुआ है। तो यहां ध्यान रखना है इसको नचाने के लिए लगाया गया, इसको पकड़े ऐसे और ऐसे करें तो ऐसे ऐसे नाचे ताकि खुल सके, बंद हो सके।
तो यहां है तो पकड़ना आसान है, अगर इसको नजदीक लाए ऐसे और नजदीक लाए, अगर यहां पर लगा देगा तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, आप कितना भी ताकत लगाए तो नहीं खुलेगा। तो यहां करने से क्या हो रहा है, इस चौखट और इसकी दूरी बढ़ रही है, और जितना दूर होगा उतना ही खोलना आसान होगा। एक बच्चा भी खोल लेगा भारी दरवाजे को जब ये डिस्टेंस बड़ा होगा। तो डी ये क्या है, बल बाहु है, यही हमने बताया था। डी क्या है, बल बाहु। आदमी तो वही है, एक बच्चा जितना ताकत लगाएगा हैंडल में उतना ही लगाएगा, लेकिन अगर ये हैंडल दूर लगेगा तो इस हैंडल की वजह से डी बड़ा हो जाएगा, और डी बड़ा होगा तो उस बच्चे के द्वारा बड़ा टॉर्क लगेगा, और बड़ा टॉर्क लगेगा तो आसानी से एक बच्चा भी दरवाजा खोल लेता, जो हमने चापाकल के समय समझाया था आपको जब टॉर्क पढ़ा रहे थे। तो ये ध्यान रखना है कि क्या बढ़ेगा, तो हैंडल दूर लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, मुक्त किनारे की तरफ लगाया गया। मुक्त मतलब ये किनारा मुक्त है, ये बंधा हुआ नहीं। तो बल लगाने से क्या, बल तो नहीं है, बल तो आदमी तो वही, आदमी तो कोई बदला नहीं है, आदमी का कोई चेंज नहीं है, एक ही आदमी खोल रहा है। बल घटता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बल का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अब बल बाहु घटता है, तो बल बाहु कब घटेगा, जब इधर लगाएंगे, इधर लगा देंगे तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, इधर लगाएंगे तो डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, मतलब बल बाहु बढ़ता है। आंसर क्या होगा, डी होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना। और एक कॉमन सवाल है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हम लोग ये जीवन में करते हैं, और इसलिए एग्जामिनर हमसे सवाल पूछता है कि आप दरवाजा खोलते हैं तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं कि नहीं। कोई चापाकल चलाते हैं तो चापाकल से कब दांत टूट जाता है, दाढ़ी में चोट लग जाता है, ठुड्डी टूट जाती है, तो सब इसी टॉर्क से रिलेटेड। तो ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन होगा। अब पांचवा क्वेश्चन चले, कह रहा है इनमें से कौन बालाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्चुअल, और ये जो बताएंगे समझना है कि उनका फिजिक्स बहुत अच्छा है जीएस के लिए, समान अध्ययन के लिए। ऑप्शन है पहला साधारण तुला, दूसरा कमानीदार तुला, तीसरा सरल लोलक, चौथा सभी। तो कह रहा है बालाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करने वाला। तो बालाघूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ऐसे कोई पिंड हो और ये पिंड को किसी एक्सिस के पर फिक्स किया जाए तो न इधर घूमे न इधर घूमे, तो कहेंगे बालाघूर्ण का टॉर्क लग रहा है, और ये टॉर्क पर इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क क्या होता है, बराबर होता। तो तीन तराजू दिया, दो तराजू है, एक साधारण तुला एक कमानीदार तुला। साधारण तुला जो नॉर्मल तराजू होता है जिस पर हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, आपको डिजिटल तराजू आ गया, लेकिन नॉर्मल तराजू की बात है जिसको बीम बैलेंस करते हैं। कमानीदार तुला स्प्रिंग से बना होता है, और सरल लोलक जो पेंडुलम घड़ी। तो यहां पर तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये वाला है, ये ऐसे दो पलरा है और इस दो पलरे पर आप तौलते हैं, तो इसको कहते हैं साधारण तुला। एक होता है कमानीदार तुला जो ऐसे होता है, ये है कमानीदार तुला, इसमें आप किसी चीज को लटका करके आप उसका वजन ले सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर देने आएगा तो ऐसा तराजू लेकर आएगा, तो ये। और एक हो गया सिंपल पेंडुलम जो ऐसे मूव करता है, ऐसे घड़ियों में देखते हो ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे डोलता रहता है। तो यही तीन ऑप्शन। तो पेंडुलम को टॉर्क से मतलब नहीं, यहां टॉर्क है क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि तराजू पर जब इधर चढ़ाएंगे कुछ तो इधर वाला वजन इधर वाला वजन बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, तब इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क क्या होगा, बराबर होगा, तो ये तराजू सीधा हो जाए। तो कहेंगे क्या हो रहा है कि ये जो बालाघूर्ण के सिद्धांत पर काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो साधारण तुला कर रहा है। स्प्रिंग बैलेंस तो घूमता ही नहीं है, तो इसको कोई टॉर्क से लेना देना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा यहां, साधारण तुला। तो आंसर पांचवा का ए। छठा की तरफ चले तो छठा कहता है किसी बिंदु P पर 5 न्यूटन बल द्वारा 2 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण उत्पन्न होता। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल एक आंख दो छोटा छोटा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देते और बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल पर ही ध्यान देते हैं। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं और दोनों का अपना अपना साइकोलॉजी है पढ़ने का। तो जो नॉर्मल जीएस पढ़ते हैं उनको न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं होता, लेकिन जो भी टेक्निकल पढ़ते हैं, जैसे कुछ डिप्लोमा के बच्चे हैं, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और तब वो जब आते हैं कंपटीशन में तो उनके लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों का अपना अपना ओपिनियन है। अब यहां कह रहा है कि उसी को एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी दिया जो बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। पहला कह रहा है क्वेश्चन करा कि किसी बिंदु P पर
5 न्यूटन बल द्वारा 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है और 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो कहता है लगाओ बिंदु और P के बीच की दूरी निकाल, यही पूछ रहा, मतलब डिस्टेंस निकालने का रहा है, बल बाहु का मान ये पूछ रहा। जैसे कहता क्या है क्वेश्चन कि एक बॉडी, ये बॉडी ऐसे पिंड है और इसको एक रॉड के सहारे ऐसे फिक्स किया गया, एक रॉड ऐसे घुसाएं और पार कर दें ऊपर से नीचे, और इधर से इस पर बल लगाना शुरू करें F। तो यहां एक्सिस से घुसा हुआ अंदर से ऐसे, तो ऐसे मार्कर को बीच से घुसा देंगे, गेंद लें और एक कील ठोक दें बीच में और फोर्स लगाएं तो गेंद इस कील के चारों तरफ घूमने लगेगा, ऐसे मूव करने लगेगा, चक्कर काटेगा ऐसे। तो ये जो घुमाया कौन? टॉर्क। और टॉर्क घुमा कारण किसके कारण? तो बल के कारण, और ये बल और इसके बीच के डिस्टेंस के कारण, डी के कारण, F और डी के कारण। तो F दे दिया है, टॉर्क दे दिया और डी निकालने का था। तो टी टाउ बराबर क्या? तो F और इंटू डी। टाउ कितना दिया है? तो टाउ दिया है, टॉर्क का मान दे दिया है कितना? बल आघूर्ण 2 न्यूटन मीटर, मतलब टाउ का मान 2 न्यूटन मीटर दिया है। और बल कितना? तो बल दे रहा है कितना का? 5 न्यूटन का। तो 5 न्यूटन का बल दे रहा, ये 5 न्यूटन हो गया और डी निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, ये 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन है तो डी बराबर करेंगे तो 2 न्यूटन मीटर और बटा 5 न्यूटन से भाग देना। तो न्यूटन न्यूटन कटेगा, मीटर बचेगा और 5 से भाग दें इसको तो कितना होगा? 0.4 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से यहां का ये कितना है? 0.4 मीटर। तो आंसर जो हो जाएगा कितना? 2.5 मीटर पहला ऑप्शन है, दूसरा 10 मीटर ऑप्शन है, तीसरा 0.2 मीटर ऑप्शन है, चौथा 0.4 मीटर ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? 0.4 मीटर। तो छोटा सा न्यूमेरिकल है, हमें बताए हैं कि टाउ बराबर जो होता है वो F इंटू डी होता है, जहां F बल है और D बल और उस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जिसको बल बाहु कहा जाता है। तो ये हो गया आपका 6ठा नंबर सवाल। अब 7वां सवाल जो है उसको देखते हैं। कहता है किसी बिंदु पर स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल बिंदु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए। यही क्वेश्चन है, डाटा बदला है, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसका डाटा बदल गया। कह रहा है कि किसी बिंदु पर स्थिर पिंड पर 10 न्यूटन का बल बिंदु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाए तो बल आघूर्ण क्या होगा? अब टॉर्क का मान पूछ रहा है, ये आप बना चुके हैं तो इसको मिटा रहे हैं हम और टॉर्क निकाल कर देखें। तो दे दिया कि एक बिंदु है, तो बिंदु एक्सिस को कहते हैं जहां पर फिक्स किया गया पिंड को, कील से फिक्स करें, रॉड से फिक्स करें, जैसे भी फिक्स करें। तो यहां कह रहा है कि ये जो फिक्स है इस पर एक बल लग रहा है, F बराबर कितना? तो कह रहा है F बराबर जो लग रहा है कितना? किसी बिंदु पर स्थित 10 न्यूटन का बल, तो 10 न्यूटन का बल है और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है और ये यहां से यहां का दूरी 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि टॉर्क निकालिए, बल आघूर्ण। ऑप्शन क्या है? तो पहला है 1 न्यूटन, दूसरा है 25 न्यूटन, तीसरा है 3 न्यूटन और चौथा है 4 न्यूटन। पहला 1 न्यूटन, दूसरा 25 न्यूटन, तीसरा 3 न्यूटन और चौथा 4 न्यूटन। तो क्या आंसर होगा बताइए, जल्दी जल्दी बनाइए। तो बिल्कुल सब कुछ डाटा है, F दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ये D का मान है, तो टाउ निकालना है। तो क्या करेंगे? F कितना? 10 और गुना D कितना? 40। जो कि एसआई पद्धति में है तो ये भी ऐसा है, सेंटीमीटर, तो मीटर बदलने के लिए 40/100। तो क्या हो जाएगा ये? तो क्या करेंगे ये? तो 400 और बटा 100 भाग देंगे तो क्या बचेगा? तो 0 0 कटेगा ये, तो बच जाएगा टाउ बराबर क्या? 4 न्यूटन मीटर। यहां आंसर में न्यूटन मीटर होगा, ये ध्यान रखना है यूनिट में। तो 1 न्यूटन मीटर, 25 न्यूटन मीटर, 3 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। तो क्या आंसर होगा? तो यहां आंसर क्या है? 4 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। अब आगे चलें 8वां क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी पिंड में गुरुत्व केंद्र कितना होता है? ऑब्जेक्टिव सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो पिंड का गुरुत्व केंद्र के बारे में कई पॉइंट बताया गया था और हमने कहा था कि एक पिंड हो ऐसे तो इस टोटल पिंड में एक ही सीजी होगा।
और उस सीजी पर सब पूरे पिंड का सारा द्रव्यमान कंसंट्रेटेड होगा। तो एक ऐसा बिंदु जो किसी पिंड में हो और उस पिंड का पूरा द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित हो, तो उस बिंदु को उस पिंड का गुरुत्व केंद्र माना जाता है और ये किसी भी पिंड के लिए एक ही होता। तो ये याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन? तो आंसर 1। तो 8वां का 1 हो। 9वां चले, कह रहा है आधा भरे हुए बोतल को पूरा भरा जाए तो गुरुत्व केंद्र ऑप्शन नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, स्थिर रहेगा, सभी। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ध्यान रखें, अगर ऐसा सवाल आप बना पाए तो जीएस में आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगा और आप आसानी से सभी सवाल बना पाएंगे। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल। कह रहा है क्या कि एक बोतल है, एक बोतल दिया गया आपको ऐसे, और ये जो बोतल है ये बोतल आधा भरा हुआ है। एक बोतल ऐसे है, ये आधा भरा हुआ है। अब कहता है इसी बोतल को पूरा भर दिया जाए। यही बोतल है लेकिन अब इसको पूरा भर दिया जाए तो गुरुत्व केंद्र जो होगा वो गुरुत्व के नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, स्थिर रहेगा या सभी होगा। तो गुरुत्व केंद्र कहां होता है बताइए जल्दी से? तो उधर होता है जिधर द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो इसमें द्रव्यमान कहां है? नीचे में भरा हुआ है, तो नीचे मास ज्यादा है, मतलब गुरुत्व केंद्र अभी यहां हो सकता है। अब जब आप द्रव्यमान भरने लगे तो द्रव्यमान भरेंगे तो जैसे जैसे द्रव्यमान भरेंगे ऊपर भी मास आ गया। अब मास ऊपर आएगा तो ये सीजी धीरे 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 ऊपर जाएगा। मतलब पहले अगर यहां था तो ये शिफ्ट करके अब एकदम सेंटर में आ जाए, मतलब सेंटर से थोड़ा नीचे रहेगा। क्योंकि ऊपर गर्दन पतला है तो थोड़ा सा नीचे होगा सेंटर से, लेकिन पहले की तुलना में अगर यहां है तो इससे थोड़ा क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मास ऊपर बढ़ने लगा। हमने कहा था कि बस की छत पर बैठते हैं तो क्या होता है? तो जैसे जैसे यात्री बढ़ता है मास ऊपर बढ़ने के कारण गुरुत्व केंद्र बस का ऊपर चला जाता, इसलिए बस पलटी खाता। तो वही कॉन्सेप्ट है कि आधा भरा था तो सीजी यहां था, पूरा भरेंगे तो और सीजी ऊपर भागेगा। तो आंसर क्या होगा? ऊपर जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा ही सवाल पूछेगा एग्जाम में। और ध्यान रखें इसको, अगर ऐसा सवाल आप बना लिए तो फिजिक्स में फिर आपको समान अध्ययन में कहीं दिक्कत नहीं हो। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब सेट किया गया है, हमने खुद लिखा सोच करके कि क्या क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब आगे चलें तो 10वां क्वेश्चन कहता है किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र किस पर निर्भर करता है? गुरुत्व केंद्र किस पर डिपेंड करता है ये सब हम बताएं। पहला है आकार पर, दूसरा द्रव्यमान पर, तीसरा द्रव्यमान वितरण पर, चौथा आंसर है एक से अधिक। किस पर करेगा? आकार पर करता है कि नहीं करता है? आकार पर करता है। दूसरा गुरुत्व केंद्र द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता कि द्रव्यमान कहां पर कितना है। जिधर द्रव्यमान ज्यादा होगा गुरुत्व केंद्र उधर होगा, जिधर द्रव्यमान कम होगा उधर गुरुत्व केंद्र नहीं होगा। पिंड का आकार बदलेगा तो गुरुत्व केंद्र बदल जाएगा। हमने कहा था एक छड़ ले ऐसे, तो इस छड़ का गुरुत्व केंद्र यहां है सेंटर में, लेकिन इसी छड़ को गर्म करें और एक रिंग बना दें ऐसे, तो अब गुरुत्व केंद्र इस छड़ से बाहर आ गया। तो शेप बदला तो गुरुत्व केंद्र क्या हो गया? बदल गया। तो आकार बदलेगा तो गुरुत्व केंद्र बदलेगा, द्रव्यमान बदलने से नहीं बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान का वितरण बदल देंगे तो बदलेगा। देखें ये छड़ ऐसे है तो यहां पर है सेंटर में, चूंकि ये पूरा लोहा का छड़ है मान लेते हैं। अब इस लोहे के छड़ को ऐसे छील दें और इसको छेनी बना दें, तो छेनी बना देंगे और अगर द्रव्यमान उतना ही का हो फिर भी ये सीजी अब यहां नहीं रहेगा, यहां से खसक करके ये पीछे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर द्रव्यमान ज्यादा है और इधर द्रव्यमान चूंकि छील दिए तो पतला हो गया, तो इधर का द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। तो द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करेगा और द्रव्यमान के वितरण के अलावा आकार पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा। द्रव्यमान तो सिर्फ उस पॉइंट पर केंद्रित रहेगा। तो आंसर क्या होगा? एक से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। बीपीएससी जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पर सतर्क रहना, ऐसा ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना। अब आगे चले तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैर पर खड़ा व्यक्ति किस संतुलन में होगा? तो नॉर्मली हम कितने पैर पर खड़ा होते हैं? 2 पैर, 4 पैर, 1 पैर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कंफ्यूजन भी है
तो दो पैर पर खड़े होते हैं सामान्यतः। तो गुरुत्व केंद्र कहां होता है? नाभि में होता है। हमने पढ़ा है कि मानव का गुरुत्व केंद्र नाभि में होता है। अब एक आदमी एक पैर उठा दे ऊपर तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे उठाकर खड़ा हो जाए। ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे। भागीरथी का नाम सुनेंगे, नदी का। तो राजा भागीरथ ने एक पांव पर तपस्या किया तो शंकर की जटा से गंगा को धरती पर उतार दिया और वही गंगा आज बहती है भारत में। तो एक पांव पर खड़ा होना बहुत कठिन होता है, संतुलन बनाना। क्यों? क्योंकि सीजी संतुलन बनाता है। जैसे ही आपने पांव उठाया नीचे से ऊपर तो मांस ऊपर बढ़ा, तो मांस ऊपर बढ़ेगा तो सीजी नाभि से क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि जब सीजी पिंड में ऊपर भागता है तो पिंड अस्थाई में होता है, अस्थाई में होता है कि उदासीन में होता है? तो गुरुत्व केंद्र ऊपर रहने पर पिंड अस्थाई संतुलन में होता है। पहले से अगर गुरुत्व केंद्र ऊपर चला गया तो समझना है कि पिंड अस्थाई संतुलन में होगा। ऑप्शन था अस्थाई, अस्थाई, उदासीन, सभी। तो चूंकि गुरुत्व केंद्र पांव ऊपर करने से ऊपर चला गया तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो जो व्यक्ति होगा वो अस्थाई से कौन संतुलन में आ जाएगा? अस्थाई संतुलन में आ जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको ध्यान रखना। अब चले 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आधार पर रखा हुआ शंकु किस प्रकार का संतुलन है? आधार पर रखा हुआ शंकु कौन है? किस प्रकार का संतुलन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है अस्थाई, अस्थाई, उदासीन, कोई नहीं। कैसा संतुलन है? आधार पर रखा हुआ शंकु। सब क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा हुआ, आपका कॉन्सेप्ट आपको जानना है और कॉन्सेप्ट जान करके आंसर करना। तो शंकु क्या होता है? कोन हम बताए थे। तो कोन जो है आधार पर रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, यही कोन है। सॉफ्टी जो आइसक्रीम में मिलता है, तो ये कोन है। और कोन का आधार नीचे, तो नीचे नीचे चौड़ा भाग है, मतलब मास क्या है? नीचे ज्यादा है। मास नीचे ज्यादा मतलब सीजी नीचे होगा। नीचे है, ऊपर पतला हो रहा, पतला हो रहा मतलब मास ऊपर घटते चला जा रहा है। तो मास धीरे धीरे ऊपर घट रहा है, नीचे ज्यादा है, मतलब सीजी सेंटर पॉइंट से नीचे होगा। और जब नीचे होता है तो पिंड क्या होता है? अस्थाई संतुलन में होता है। ये बताए थे हम बोतल का एग्जाम्पल देकर कि जब बोतल में सीजी नीचे होगा, सीधा बोतल रखेंगे अस्थाई संतुलन में, उल्टा बोतल रख देंगे तो अस्थाई संतुलन में आ जाएगा। क्योंकि तब इसी शंकु को अगर ऐसे रख दिया जाए, यही शंकु और ऐसे रख दें, तो अब सीजी क्या हो गया? अब सीजी ऊपर चला गया। सीजी तो वही है, सीजी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन पोजीशन इसका ऊपर हो गया। ऊपर हो गया तो अब क्या हो गया? उदासीन संतुलन में हो गया। तो ये ध्यान है, अस्थाई संतुलन में हो गया। तो ऊपर जाएगा तो अस्थाई और नीचे होगा तो अस्थाई। तो आपको पूछा आधार पर रखा हुआ, तो जब आधार पर रख देंगे इस पोजीशन में, सीजी नीचे होगा तो अस्थाई संतुलन में शंकु होगा। तो ये हो गया 12 नंबर सवाल। अब 13 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संतुलन से। कह रहा है कि एक ग्राउंड है ऐसे, और ग्राउंड पर एक फुटबॉल रखा हुआ है ऐसे, बिल्कुल एकदम ऐसा ही सवाल पूछा जाता है एग्जाम। कह रहा है कि मैदान पर रखा फुटबॉल कैसा संतुलन है? तो ग्राउंड पर रखा हुआ, बताएं अस्थाई, अस्थाई, उदासीन की सभी। तो ग्राउंड पर रखेगा और इसको फोर्स लगाएंगे। तो अगर फोर्स लगाएंगे इधर से, तो फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये क्या होगा? ऐसे रोल करेगा, लुढ़केगा और लुढ़क करके आगे जाए। और हमने कहा था लेटा हुआ हो शंकु, बोतल या ऐसा स्थिति कि फोर्स लगाने से इस गुरुत्व केंद्र के पोजीशन में कोई चेंज ना, तो लुढ़केगा तो गुरुत्व केंद्र सीजी इसी हाइट पर रहेगा। ये हाइट में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह से ये रोल करेगा, लेकिन सीजी का पॉइंट एज यूजुअल ग्राउंड से इतना ही हाइट पर होगा, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। तो जब अपने पॉइंट पर रहे, उसमें स्थिति में कोई बदलाव ना हो गुरुत्व केंद्र को, तो उसको कहेंगे कौन संतुलन? तो अस्थाई, अस्थाई की उदासीन, तो आंसर हो जाएगा उदासीन। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि खोखले गोले को ठोस गोला बनाए तो सीजी। पहला ऑप्शन, खोखले गोले को ठोस गोला बनाए तो सीजी। पहला ऑप्शन ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, तीसरा स्थिर रहेगा या सभी। तो हम बताए थे कि खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, सीजी हमेशा केंद्र में होता है। मतलब एक ऐसे स्फेयर में गोला खाली है, तो खाली है तो भी कहां है? सीजी सेंटर में। अब इसको भर दें किसी चीज से, पानी भर दें,
कोई लिक्विड भर दें, कोई मटेरियल भर दें, और अगर प्रॉपरली भर दिया जाए, इसको ठोस कर दें, लोहे का गोला लेना ठोस, तो अब मास क्या है, सब जगह बराबर है, तो सीजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीजी एज यूजुअल वही रहेगा। मतलब कि अगर खोखला गोला उसको ठोस में बदलेंगे तो पिंड में जो गुरुत्व केंद्र है वो ठोस हो या खोखला हो, हमेशा क्या होगा, केंद्र में ही रहेगा। तो यहां का आंसर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, स्थिर रहेगा, कि सभी। तो क्या हो रहा है, खोखला था पहले, आप ठोस बना दिए, तो खोखला बनाए ठोस बना, तो केंद्र में ही रहेगा, केंद्र में रहेगा मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। मतलब क्या होगा, आंसर स्थिर रहेगा, इसके पोजीशन में कोई चेंज गुरुत्व केंद्र में नहीं होगा, चाहे वो गोला ठोस हो या खोखला, क्योंकि गोले का गुरुत्व केंद्र सेंटर में ही होता है, वो खोखला हो या गोला ठोस हो। अब लास्ट में एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि 20 केजी के एक छड़ के किनारे पर 10 केजी का पिंड लटकाया जाए और उस तरफ से 1 मीटर पर टेक लगाकर स्थिर किया जाए, तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा 1.5 मीटर, तीसरा 2 मीटर और चौथा 3 मीटर। तो 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, और ये बार बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो एग्जाम दिए होंगे टेक्निकल वगैरह का, रेलवे वगैरह का, तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा एग्जाम। क्या कह रहा है कि एक छड़ है जिसका वजन है 20 किलो, छड़ है जिसका वजन 20 किलो, कह उस छड़ के एक किनारे पर 10 केजी का पिंड लटका दिया गया और उस तरफ से 1 मीटर पर टेक लगाकर उसको स्थिर किया गया, तो छड़ की लंबाई बता। इस कैसे समझे, सावन का महीना, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी लाखों की संख्या में लोग शिवलिंग को अभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक के लिए कांवर लेकर चलते हैं। तो कांवर बिल्कुल टॉर्क पर काम करता है। कांवर एक बांस की फट्टी होती है और आगे पीछे डब्बा लटका होता है, और वो व्यक्ति जो लेकर चलता है वो डंडे को संतुलित करने के लिए कंधे पर बिल्कुल एस्टैब्लिश करता है कि कंधा पर वो झुके नहीं, आगे झुके ना पीछे झुके, ताकि वो बैलेंस रह सके और वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस चल सके। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो चलने में दिक्कत हो। तो वही सवाल है कि कैसे संतुलित किया जाए। तो यहां कह रहा है कि यहां एक छड़ दे दिया, ये छड़ दे दिया और छड़ का जो वजन दे दिया, ये छड़ है ऐसे, और छड़ का जो वजन दिया वो कितना, तो 20 केजी, मतलब इसका मास है 20 केजी। और कह रहा है कि इसके एक तरफ से ऐसे एक पिंड लटका दें, कितना का, 10 केजी का पिंड जो लटकाया गया, कितना का, 10 केजी का। तो 10 केजी का पिंड लटका दिया एक किनारे पर, और कह रहा है इधर से ही 1 मीटर की दूरी पर, इधर से मतलब 1 मीटर दूरी पर ऐसे यहां एक टेक लगा दिया जाए ऐसे, तो ये जो डंडा स्थिर हो जाता। अब ये डंडा इस वजन के कारण इधर भी नहीं झुकता, इधर भी नहीं झुकता। तो कह रहा है कि इस डंडे का लंबाई बताएं कि रॉड है कितना लंबा। तो थोड़ा सा जिनको फिजिक्स कमजोर होगा, जो फिजिक्स नहीं पढ़े उनके लिए बहुत कठिन सवाल है, लेकिन जो फिजिक्स पढ़े हैं और जिनको एग्जाम में जरूरत है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास करें। ये प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क पर काम करता है। अभी हमने तराजू का एग्जांपल दिया था कि तराजू पर जब एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, तो झुकता नहीं। क्यों नहीं झुकता? क्योंकि दोनों तरफ का टॉर्क बराबर हो जाता है। मतलब इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क अगर बराबर हो जाए तो ये डंडा नहीं झुके। और ऐसा ही करते हैं कांवर रखने वाले कि इतना जगह कंधे पर ऐसे जगह पर लगाएंगे कि न डंडा आगे झुके न पीछे झुके। और यही कह रहा है। तो 20 केजी मास है इसका, एक तरफ 10 केजी लटका हुआ और एक तरफ से उसी तरफ से 1 मीटर की दूरी पर एक टेक लगा दी। तो इस डंडे का टोटल लेंथ पूछ रहा है इसे। एल बराबर लेंथ मान ले तो पूरा लंबाई कितना। अब आपको पूछ दे कि इस 20 केजी जो मास है ये कहां होगा, इसमें कोई बता सकते हैं? रिप्लाई कीजिए, कहां होगा ये? तो एकदम बीच में होगा। हमने कहा था कि छड़ का मास कहां होता है? केंद्र में होता है। तो ये 20 केजी यहां पर है, सीजी है इसका, इस छड़ का सीजी है। तो 20 केजी से ये मास का फोर्स लगेगा इसका वेट नीचे की तरफ, W बराबर mg। ये मास इसको चाहेगा इधर खींचे और ये मास चाहेगा इसको इधर खींचे, और ये दोनों अगर बराबर हो गया तो ये डंडा स्थिर हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो डंडा इधर चलाएगा और ये ज्यादा हो गया तो डंडा इधर चलाएगा। लेकिन कहा स्थिर है 1 मीटर पर लगाने से।
तो 1 मीटर पर लगाने से स्थिर, मतलब ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बराबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है कि टोटल लेंथ एल दिया हुआ है, तो इतना बीच में है, तो इतना का लेंथ कितना, तो टोटल का ये हम मान लेते हैं, इसको एल की जगह 2x मान लेते हैं, एल को 2x मान लेते हैं पूरा को। तो ये सेंटर से इसका किनारे का कितना, तो ये x हो गया, क्योंकि x और x ये बराबर होगा, जो सीजी बीच में है, तो x और x मिला देंगे तो 2x, मतलब ये टोटल डिस्टेंस x है यहां सीजी से इधर, और ये 1 मीटर पर लगा हुआ, तो ये यहां से स्टेक का दूरी कितना, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी होगा x माइनस 1 मीटर, यही ना होगा। जब टोटल x मीटर हो गया, यहां 1 मीटर पर लगाया, तो बचा कितना, x माइनस 1 हटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब इधर का टॉर्क इधर का टॉर्क बराबर, और टॉर्क बराबर क्या पढ़े हम लोग, टॉर्क बराबर F इंटू डी पर है, ये टॉर्क होता है। तो एक बल ये और ये डिस्टेंस, और एक बल ये और ये डिस्टेंस, मतलब इधर का ये जो है ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी का उल्टा है, और ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी का सुई उल्टा हो गया, ये घड़ी का दिशा में घूम रहा है, मतलब करेंगे क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज बराबर कर देंगे क्या, क्लॉकवाइज। अगर ऐसा कर देंगे तो ये डंडा स्थिर हो जाए। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, इधर से ये घुमाएगा, तो इसके लिए mg 20 और g कितना, g 10 ले लेते हैं, क्योंकि g का मान हम यहां 10 ले रहे हैं, g बराबर आपको ध्यान रखना यहां 10 लिया जा रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए हम ले रहे हैं, गुना भाग में आसानी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हो गया कितना mg, तो m इंटू जी और इंटू x इंटू 1, x माइनस 1, इधर का टॉर्क और इधर का कितना बराबर कितना होगा, तो 10 kg इसका और गुना g, और d इसका कितना, तो 1 मीटर गुना 1, क्योंकि यहां से डिस्टेंस 1 मीटर है। अब यहां करें तो m कितना दिया है, थर्ड का 20 गुना 10, और ये x माइनस 1 बराबर 10g, तो g काट सकते हैं, 10 को यहां रख देते हैं हम, 10 रख देंगे तो ये 10 कटेगा, तो कितना हो गया 20x माइनस 20 बराबर कितना 10, तो यहां पर बराबर करेंगे इसको और करके, तो 20x बराबर 20 और प्लस 10 कितना 30, तो x बराबर कितना, तो 30 और बटा 20 भाग देंगे, कटेगा तो 3/2, मतलब 1.5, मतलब टोटल लेंथ जो है 1.5 मीटर का, ये जो 2x है वो 1.5 मीटर, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये लंबाई 1.5 मीटर, इसीलिए 1 मीटर पर बैलेंस हो गया। तो ऑप्शन था आपका 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो आंसर 1.5 मीटर। तो यही था आज का क्वेश्चन आवर प्रश्न का, और ये सब फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल सवाल, न्यूमेरिकल से घबराएं नहीं, जितना आप डरेंगे उतना ही ये डराएगा आपको। थोड़ा सा इसको फेस करें, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तभी बनेगा। और छोटा छोटा न्यूमेरिकल जानना है, तभी आप कॉन्फिडेंट बना पाएंगे फिजिक्स के मामले में, साइंस के मामले में। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले विषय में, अगले वीडियो के साथ कल के क्लास में।